अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल और मैं हूं आपकी मेजबान अरुबा जावेद और हमारे साथ मौजूद हैं आफाक फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। शाम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? लॉन्ग टाइम। जी। अच्छा आफाक साहब, पाकिस्तान में जैसे तैसे करके थोड़ी सी जो है ना, जो ईरान अमेरिका के जंग की वजह से जो उनके है ना बाबर साथी की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन लग रहा था, उसमें तो किसी हद तक नरमी हो गई। लेकिन अब ये जो है दोबारा से एक दफा फिर से जो है 15 रोज के लिए जो है रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दिया गया और कहा गया कि अडयाला जेल को जाने वाले तमाम रस्तों को जो है रेड जोन करार दे दिया गया है। तो क्या आपका इस पर मौकिफ है कि दोबारा से इमरान खान साहब से मिलने भी नहीं दिया जा रहा और दोबारा से जो है ना दफा 144 नाफिज कर देना, तो ये क्या है सब? आपने शायद खबरें गौर से नहीं देखी कि एक उम्मीद है अभी मुज़ाकरात की पाकिस्तान में ईरान वो और तो है ना सर, वो तो है, उम्मीद तो है। नेक्स्ट वीक जो है कहा जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता फौरी तौर पे कि ईरान अड़ गया है। तो अच्छा खान साहब, मुझे तो हैरत होती है उनकी पार्टी पे। वो पिछले दिनों चौधरी शुजात के जो भाई हैं, वजाहत, जो पहले नाराजगी हो गई थी, अब वो दोबारा मिल गए हैं और हुकूमत का हिस्सा है। तो वो किसी फौतगी के हवाले से नवाबजादा गजनफर के पास गए थे। वो हुकूमत का बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि वजाहत भी आ चुके हैं, मगर टोनिंग कर रहे थे कि हाँ भाई पंजाबी में तो फिर की करना है खानदा। तो उन्होंने बड़ा कमाल जवाब दिया सियासी कि खान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, पार्टी तबाह कर दी। तो अच्छा, फिर पाकिस्तान के जो बड़े ट्रोलर्स हैं, जो मीडिया के बड़े दानिश्वर कहलाते हैं, वो ये बात तो रहनी तौर पे आप सबको यकीन दिला चुके हैं कि भाई कबूलियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फौज के उसकी हेगमनी को तो आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर खान साहब आए भी उसी रास्ते से थे। इस हद तक तो सही है कि जो अवाम जितनी बेहिस है, मैंने कल इस पर प्रोग्राम किया है कि रोने तो डाल लेते हैं सोशल मीडिया पे और ऐसा लगता है कि ये अपनी जानें दे देंगे, बहन भाई माँ बाप सब कुर्बान कर देंगे खान के लिए, जमहूरियत के लिए, उसूलों के लिए और मुस्तकबिल के लिए। मगर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि खर्राटे लेके सो रहे हैं। तो बाहर तो निकलना नहीं है। अच्छा, फिर आपको याद होगा, आपके साथ ही शुरू किया जब प्रोग्राम में, कहा उससे पहले भी कहा कि इस जंग के नतीजे में अगर ये जंग थोड़ी भी प्रोलॉन्ग कर गई तो खान साहब का तो धर्म तख्ता हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना? तो फौरी तौर पे तो यही नजर आता है। अच्छा, अभी मेरी इत्तेफाक से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ताजा ताजा ज़हन में, कि अभी पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर जो खान के भी बहुत करीब हैं और खान से उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती भी है, तो मैं मुखालफिन काउंट होता हूँ पीटीआई के। हालांकि मैं नजरियाती तौर पर मुखालफत करता हूँ, मेरी कुछ जाती खासा मैं उनका एडमायरर हूँ एज ए क्रिकेटर, वो मेरे हीरो रहे हैं। तो वो कह रहे थे, बातें कर रहे थे, यार क्या करने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं उन्हें बता रहा था कि देखें जनाब, कुछ अर्से के लिए खान को भूल जाएं। मुल्क के, कंट्री के जो इश्यूज हैं, जो रीजन के इश्यूज हैं, उन पे स्टैंड लें, उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसियों को लेकर आवाम को एतमाद में लें, महंगाई के हवाले से बाहर निकलें और खान को कुछ अर्से के लिए पीछे कर दें। जेल में वो महफूज है, बाहर उनको ज्यादा खतरा है। कि मिसाल के तौर पर देखें, आपको याद होगा कि मैंने पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले, एक तो वैसे ही हमें 8-10 दिन हो गए, मैंने कहा था कि मुझे तो डर ये है कि ये इतने साजिश बन रहे हैं, इन पे इल्जाम न लगने लगे। जी बिल्कुल, याद है? जी, शुरू हो गया इल्जाम लगना। सीबीएस ने, ठीक है, आपने डिनाई कर दिया, आपने बहुत खौफनाक तरीके से डिनाई किया कि सब गलत है, कि जहाज को ही हमारे पास आके हमने नहीं उनको पार्क किया। और ये ध्यान में रखें, ये इस इल्जाम की एक वजह है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब ये मुल्ला रिजीम नहीं था 1965 की वार में और 71 में भी, जो मैंने पढ़ा है, याद नहीं है मुझे, मगर 65 का तो कंफर्म है, जब रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी, बादशाहत थी ईरान में, और जब वो इंडिया से हमारी लड़ाई हुई, तो हमारी टेरिटोरी तो
हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो कम है, इसीलिए हम अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करते रहे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो अपने जहाज उठा के कलकत्ता ले जाए तो हमारी तो फ्लाइट ही 4 घंटे की हो जाएगी। तो हम अपने जहाज ईरान में पार्क करते थे, अच्छा। ताकि वो दूसरी टेरिटोरी है तो वहां हमला नहीं हो सकता। तो आप ध्यान में रखें कि अभी जब इंडिया ने हमला किया, हमने राफेल तो गिराए, मार के हक मना तो रहे हैं, मगर अभी तक ये जवाब किसी ने नहीं दिया कि आपकी 11 बेसिस पर एंड जहां तक वो निशाने लगाना चाहता था वेल प्रॉपरली लगाए, आप अच्छा। एक भी मिसाइल जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सके। तो आप तो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है ना। तो उसको देखते हुए ये इल्जाम लगाया गया कि ईरान के जहाजों को बचाने के लिए उनकी फदाइया को, क्योंकि यहाँ तो ये कहा जा रहा है ना, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि हमने बहरिया भी खत्म कर दी, फिजाइया भी ईरान की खत्म कर दी, हमने बर्री फौज भी खत्म कर दी, सब खत्म कर दिया ना। तो स्ट्रेटेजिकली वो इल्जाम बहुत कैलकुलेटिव है। अब सच क्या है ये तो तारीख बताएगी, मुकम्मल झूठा भी इल्जाम हो सकता है ये, और ये सच्चा भी हो सकता है, मानता तो कोई भी नहीं है ना। जैसे चाइना तो नहीं मान रहा कि मदद कर रहा है और बड़े पैमाने पे कर रहा है। तो ये मौका था कि पीटीआई अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार कर सकती थी, मनवा सकती थी, मगर वो तो हर दूसरे दिन जाके अडियाला के बाहर बैठ जाते हैं, उनकी बहनों को कोई काम है नहीं। अब वो मुल्क में लीडर बन चुकी हैं कि भाई बहनें हैं, आराम से रहे, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो कोई डाकू नहीं है, उसे मार नहीं रहे, ये सब आप लोग किससे बनाते हैं, जेल में रख के नहीं मारेंगे वो। अगर किसी को मारना होता है तो बाहर मारा जाता है, बिल्कुल, वहां तो इल्जाम लग जाएगा उनके ऊपर। और आज की दुनिया बहुत डिफरेंट दुनिया है। तो बहरहाल उनकी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मैं देख रहा था, हमारे ही दोस्त हैं, क्या नाम लूं मैं, वो व्लॉग बना रहे थे वहां से कि देखें कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं। वो लोग कितने से 200 से 250। अच्छा, फिर कि अलीमा कहती हैं देखें वज़ीर आला तो केपी कहकर नहीं आ सकता, वो स्टेट भी चलानी है, प्रोविंस भी है, तो एमपी एमएनए आए। कहना बड़ा आसान होता है, एक ऐसी रियासत में जो सीज हो, जहां बच्चों को स्कूल से उठा लिया जाता हो, जहां घरों में घुस के मार पिटाई की जाती हो, उनको आप हफ्ते में 2 दफा बुलाएंगे तो वो बेचारे पैसे भी खर्च करें, मारे भी खाएं, तो इस तरह कुछ नहीं होगा, उन पर कोई असर भी नहीं हो रहा, क्योंकि लेकिन इंटेलेक्चुअल अब आपका भी मुलाकातों पे पाबंदी क्यों लगाई गई है? इमरान खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि जो मौजूद सिचुएशन है उसमें खान साहब कोई ऐसा बयान ना दें। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि आप तमाम मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, आपका परसेप्शन बिल्कुल अलग है ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट पर, और आपकी हुक्मरान जमात का, आपकी फौज का बिल्कुल अलग है। तो इमरान आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान की अपोजिशन यही करती है और दुनिया की करती है, मगर पाकिस्तान की ज्यादा करती है कि मुखालफत बराए मुखालफत भी होती है। तो उनको इसलिए अंदर रखा हो गया है, वो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। हम तो सालिस बने हुए, ना हम इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं। अगर हम कहीं हैं तो अमेरिका के ही साथ हैं, हम सऊदी अरब के साथ हैं। हम अभी देखा ना, यूएई पे हमला हुआ तो हमने मजम्मत की, सऊदी अरब पे हुआ तो मजम्मत की, और ईरान को फोन करके टारगेट भी कर रहे हैं रूहानी लीडर की मौत के ऊपर। तो इन्हें तो फूक फूक के कदम रखना है ना। तो खान साहब को इसलिए रखा हुआ है कि वो बयान देंगे अंदर से, वो बाहर आएगा, उस पर हंगामाराई होगी, एक इशू बनेगा, एक नया क्राइसिस खड़ा होगा, इसलिए अंदर रखा हुआ है। वो इसलिए मुलाकातों पे पाबंदी है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। सही। अच्छा पाक साहब, ये जो यूएसए में जो है, बरतानिया में ये जो रिफॉर्म पार्टी जीती है बल्दिया के इंतखाबात, और इसके जो है ना उसके साथ मुसलमानों के साथ कोई अच्छे वो भी नहीं है, मरासम भी नहीं है, उनके भी खिलाफ है, तो क्या है आपका इस पे मौकिफ है? देखिए, एक बहुत बड़ी वेव है अब। एक बहुत मशहूर किताब है जो अर्ली 2000, किताब तो शायद उससे भी पहले की है, मगर उसका जिक्र 9/11 के बाद बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। समेल हंटिंगटन नाम है उनका,
ये हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं और उनकी बहुत मशहूर किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि कोल्ड वार के खात्मे के बाद जो है ना, अब लड़ाई इकोनॉमी की और दूसरे मामलात पे नहीं होगी, सुपरमेसी में अब तहजीबों की लड़ाई होगी। और वेस्टर्न वर्ल्ड का मुस्लिम तहजीब से एक तनाव बहुत पुराना है, सलीबी जंगें भी हैं और बहुत कुछ है ना। और अगर होगी तो चाइनीज तहजीब से होगी। अच्छा, मैं नहीं समझता कि चाइनीज तहजीब जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती दुनिया पर। इंडियन तहजीब का भी जिक्र किया है, मगर उसमें भी मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का जो एक रोल है वो बहुत ज्यादा है हिस्टोरिकली अगर देखें। अच्छा। और लड़ाई के हवाले से मुसलमान मशहूर हैं, क्रिश्चियनिटी के साथ जो उनकी लड़ाई रही है और जो मौजूद कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, फिर मुसलमानों का मसला ये है कि भाई आप अपने मुल्क में, हालांकि होना तो ये चाहिए कि आपके बानी ने ये कह दिया कि अब यहाँ पर कोई मुसलमान कोई वो नहीं है अकेला, यहाँ हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान और सिख सब मिलकर पाकिस्तानी के तौर पे रहेंगे जी। मगर आप कह रही है कि अगर मैंने नमाज शुरू कर दी है तो अब मैं आप पे तनकीद शुरू कर दूंगा कि आप क्यों नमाज नहीं पढ़ रही हैं। मैं तो एकदम बेहतर इंसान हो जाता हूँ नमाज पढ़ना शुरू करते ही, और पिछले गुनाह सारे भूल जाता हूँ अपने। बिल्कुल। और अब मैं चाहता हूँ सब सुधर जाए। अच्छा, ये यूरोप और अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे में जो मुसलमान आए हैं और भी बहुत सारी कौमें आई हैं, इनका एक अजीब ही निराला वो है। ये रमजान में टाइम स्क्वायर पे दुनिया का टूरिज्म का मेन हब कह सकते हैं मैनहट्टन में, वहां जबरदस्ती तरावियां हो रही हैं बाजार में, चौक पर। ये कहाँ लिखा है कि आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? आप प्रोपेगेंडा टैक्सी में, सड़क पे टैक्सी खड़ी की, डिक्की पे खड़े होकर अल्लाह अकबर शुरू हो गए नमाज पढ़ने के लिए। मैंने तो ये तक देखा है कि सामने मस्जिद है, एक रेजिडेंशियल इलाका है, गली में एक साहब निकले, मुसल्ला बिछाया, शुरू हो गए। एक गोरा बराबर से गुजरा और वो इंतहाई गंदी नजरों से देखता हुआ एक गाली देता हुआ गुजरा। आप लोगों को अपने खिलाफ क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ मुझे या जो XYZ जितने भी यहाँ रहते हैं, उन्हें बिल क्लिंटन ने या निक्सन ने या जॉनसन ने से लेकर अब तक किसी ने लेटर लिख के नहीं बुलवाया। हम अपनी चॉइस पे आए, अपनी जरूरतों के लिए आए। तो अब यहाँ हम कल्चर भी बदलना चाहते हैं, अब हम यहाँ मजहबी लोगों का बदलना चाहते हैं, हम शरिया भी लाना चाहते हैं, और मस्जिदों पे मस्जिदें बनाए जा रहे हैं। आप यकीन करें, अराउंड 10,000 हाफिज कुरान बन रहे हैं यहाँ। अच्छा। सालाना। और रमजान में अपने बच्चे से तरावी पढ़वाने के लिए मस्जिदों को रिश्वत दी जा रही है। अच्छा। कि 10 तरावी मेरे बेटे से पढ़वा लो, ये 10,000 हम दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, या जो भी तरीकेकार है। बाकायदा जो पाकिस्तान का निजाम है वो यहाँ तरावियों में कि मेरा बेटा तरावी पढ़ा रहा है। चलिए, एक शौक की बात है ना, देखे वो करें, हम कोई मना नहीं है, मगर आप सिस्टम को इन्फ्लुएंस ना करें। कल मैंने प्रोग्राम किया, जो आपने देखा कि 70 कांग्रेसमैन जमा हो चुके हैं। अच्छा, इन मुसलमानों को जू तक नहीं देंगी अभी तक। कि ये कितनी खौफनाक सिचुएशन है कि वहां रिफॉर्म पार्टी जीत गई है, जो साफ कहती है कि इमिग्रेशन बंद होना चाहिए। असाइलम के थ्रू जो हो रहा है, जो इनलीगल है, गो के वो लीपा पोती भी करते हैं कि कॉमन मुसलमान से हमारा कोई मसला नहीं है, हम रेडिकलाइजेशन को रोकेंगे। एग्जैक्टली ये रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो है, जो जमा हुए हैं, ये भी यही कहते हैं। अगर कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, कि रोबियो ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी है हमारे अमेरिका के, यूरोप में, मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद पड़ता है 1.5-2 महीने पुरानी बात है, जंग से पहले की बात है ये, कि तकरीर करते हुए कहा था कि आपने अपना कल्चर तबाह कर लिया, आपने अपनी रिवायात को, अपने मजहब, सबको, बहुत खौफनाक तकरीर है वो, कि हम हैं, हम सब मिल के इसे बचाएंगे, हम इस मामले को हल करेंगे। तो वो यहाँ पर भी है। मुझे अभी मैं कल आपको पेशगी बता रहा हूँ, कल मेरा एक छोटा भाई भी है वो, और मैं उसे बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसका नाम है वाजिद सैयद।
वॉइस ऑफ अमेरिका में कभी रहा है, और अभी जियो अपनी जिद पे छोड़ दिया। अच्छा। और बहुत ही सीजन तरीन जो जर्नलिस्ट है अमेरिका में पाकिस्तानी, उनमें से एक नाम है उनका, उसने मुझे भी एक रिपोर्ट भेजी है कि व्हाइट हाउस ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है कि रेडिकलाइजेशन से कैसे निपटना है, और उसके सारे डांडे जोड़े हैं अखवान मुस्लिमीन इजिप्ट से, और उसमें अमेरिकन मुसलमानों का भी जिक्र है, मगर बहुत तरीके से है कि यहाँ पर भी लोगों पर नजर है। तो मसला यह है कि यहाँ जब आप अपनी बस्तियां बनाएंगे, आप जबरदस्ती जाके स्कूलों में कुरान बांटना शुरू कर देंगे बगैर इजाजत के, आप दुकानों में घुस जाएंगे और अल्लाह भला करे वो कहेंगे कि जी आप शरीयत के मुताबिक, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, आप भी यूट्यूब पे मौजूद है, जो उन्होंने आज से शायद 1-1.5 माह पहले की है, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट भी और वो यूट्यूब पे मौजूद भी है, कि एंटी शरिया कॉकस बनाया है और उनकी तादाद बढ़ रही है। और वो टैक्सेस जहां पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में, मुसलमान का बहुत बड़ी तादाद में, उसे ग्राउंड जीरो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पर किसी तौर पे, वो बिल भी लेकर आए हैं, बिल भी डाला है उन्होंने, अभी उस पर भी कोई डिस्कशन तो नहीं हुई जहां तक मेरा ख्याल है। तो यहाँ सिचुएशन, और ये कहते हैं कि ये जो आप बता रही थी अभी रिफॉर्म पार्टी का आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा किया, वो स्वीप क्लीन स्वीप किया उन्होंने, बन गया पहले। और 6 माह पहले से ये कहा जा रहा है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू पार्टी है कि जिस दिन इंतखाबात होंगे मेन स्ट्रीम के, जनरल इलेक्शन, वो स्वीप करेगी और फिर खेल शुरू होगा। और अमेरिका में तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बड़े पैमाने पर है कि, और मैंने अभी आपको बताया कि हंटिंगटन की किताब के हवाले से अगर उसे पढ़े तो अब वो सारी चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। तो मुसलमानों को बिहेव करना होगा। देखें, मैं तो जी कोई बुरा माने अच्छा माने, मैं यहाँ मजहब की प्रचार के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ रोजी रोटी के लिए आया था, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए, जो कुछ लोग पूरा कर सके कुछ लोग नहीं कर सके, और बड़े पैमाने पे किया। आज आपके पास जो $40 बिलियन आते हैं जो रेमिटेंस के नाम पर, और आपकी इकोनॉमी का, आपके बजट का मोर देन 70% है, वो 70 नहीं तो 60 तो कंफर्म है। ताने भी देते हैं, अमेरिका को गाली भी देते हैं, वो अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, या जो मिडिल ईस्ट आते हैं वो भी अमेरिका के अलाइज है, चाइना से नहीं आते, रशिया से नहीं आते, इंडिया से नहीं आते। तो आप यहाँ निजाम भी बदलना चाहते हैं, अच्छा अपने घर में कोई निजाम बदलने को तैयार नहीं है। अब आप इसका अंदाजा से लगा लेना, इस जंग के मौके पर ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका को सबसे ज्यादा उसूल पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं अवाम की तरफ सोशल मीडिया पर, कि अमेरिका ने ये गलत किया, वो गलत किया, और वो ना जमहूरियत को मानता है और ना वो इसको मानता है, ना फलाने को मानता है। सारी बातें यहाँ पे भी की जाती हैं, मगर नाइस वे में की जाती हैं, बोझ डाल के नहीं की जाती। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन राइट्स याद आते हैं, आपको डेमोक्रेसी याद आती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है, तो पहले अपने मुल्क में तो सही कर लें। आपके मुल्क में क्या है पहले वो देख लें। इतना बड़ा धब्बा है आपके मुंह पर, जो कुछ भी वहां हो रहा है उस पर तो आप बात करने को तैयार नहीं है, उस पर तो आप बाहर नहीं निकलते। मगर आपको आइडियलिज्म अमेरिका में चाहिए, यूरोप में चाहिए, यहाँ एक्यूरेट बिल्कुल परफेक्ट जमहूरियत चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के ईच एवरी सिंगल क्लॉज जो है उसको 100% फॉलो होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो आपका थॉट प्रोसेस है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। क्या हमारे जैसे लोग हमेशा से कहते हैं, इस मुल्क में बैठ कर कह रहे हैं, यहाँ की एजेंसियों के सामने बैठ के कह चुके हैं कि सुपर पावर ऐसी ही होती है, बिल्कुल अवाम अलग होते हैं, रियासत का मिजाज अलग होता है। रियासत जमीनी हकायक के साथ फ्यूचर को देखकर काम करती है, वो आपकी फलाह के लिए काम करती है। अमेरिका या पाकिस्तान में आप बताइए, अगर आप सुपर पावर हो तो आप पहले अपनी अवाम के लिए काम करेंगे या अमेरिकन अवाम के लिए काम करेंगे? डेफिनेटली अपने लिए करते हैं ना सर, है ना? तो अगर अमेरिका अपने अवाम के लिए कर रहा है, आपको गलत लग रहा है, लगने दें। हमें भी पता है ये पेट्रो डॉलर का खेल है, हमें पता है कि हेजमुनी का खेल है हर मुल्क में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। हमें मालूम है कि जनाब एम्पायर तोड़ने की बातें हो रही हैं,
और रिप्लेसमेंट भी किसको बताया जा रहा है? इसराइल को, जो मैं नहीं मानता कि वो इतना सा बिल्कुल। मुल्क है, वो अगर आसपास कब्जा भी कर ले तो चाइना को तो मैं समझ सकता हूँ, मान लेता हूँ, रशिया को भी मैं मान सकता हूँ, या यूरोप इकट्ठा यूरोपीय यूनियन है वो एक जी। सुपरमेसी के साथ आ जाए, मैं मान लूंगा। ठीक है कि यहूदी बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं दुनिया के, और वैसे बाकी चीजों में भी बड़े पैमाने पे वो बहुत आगे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। और कहते हैं कि इसराइल जो है उसमें डिटरमिन भी है, उसमें पैशन भी है, उसमें कैपेसिटी भी है, और उसके पास साइंस टेक्नोलॉजी भी है, डेटा भी जी। है, और डेटा का खेल है। तो वो रिप्लेस करेगा। और मशीनरी है अमेरिका की, और हिस्टोरिकली यही बताया जाता है कि मशीनरीज जो होती हैं, जो पहले गंदी लांडरी धोती रहती हैं, वो बाद में खुद ही अपनी सुपर पावर को रिप्लेस करती है। ठीक है, तारीख में होता रहा है, रोमन के साथ भी हुआ है, मंगोलों ने भी किया है, चाइनीज के साथ, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मगर जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न, नेचुरल पैटर्न नहीं कह सकते कि खुदा की तरफ से कोई हुक्म है। करेक्शन यहाँ बड़ी शदीद जरूरत है। तो असल बात यह है कि देखें, मुसलमानों को समझना होगा, हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं जी। कि जी। आप यहाँ पर, आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है, मस्जिद बनाने की इजाजत है, बिल्कुल। आपको आजादी से नमाज ईद की इजाजत है, आपको सारी आजादी है मजहबी। मगर आप ये जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आप यहाँ मजहबी इस्लामी निजाम लाएंगे, आप यहाँ शरिया लाएंगे, आप बैंकों से जाकर बात कर रहे हैं कि जी हमें तो इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, और एक मखसूस लोग हैं, कोई बड़ी बहुत बड़ी तादाद नहीं है, मगर उनको बेस बना के वाकयात होते हैं ना। देखे ना, अगर जी। आपकी 5 लाख की या 6 लाख की आबादी है या 2 मिलियन, 5 लाख, 5.5 लाख बताए जाते हैं, सेंसस तक में तो हिस्सा नहीं लेते, वोट डालते नहीं है, मगर ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। अगर 4 दहशतगर्दी की वारदातें हो जाएं तो बदनाम तो सारे होंगे ना। तो इनको, और फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है कि अभी भी एक ही तरफ लगे हुए हैं, और यहाँ इतनी तेजी से काम हो रहा है, यूरोप में भी, यहाँ पर भी, मगर उसका कोई ये नहीं आके मेन स्ट्रीम में शामिल हो, इंटरफेथ बड़े पैमाने पर डायलॉग करें और बताएं कि नहीं भाई, हम पुरअमन शहरी हैं, हम यहाँ के कल्चर को तबाह करने नहीं आए हैं, हमारी नई जनरेशन इसी कल्चर को मेजर फॉलो करती है। एक मखसूस तादाद है जो हिजाब भी ले रही है, ग्लव भी पहन रही है। मैं तो ऐसे वाकयात भी जानता हूँ कि लड़की का रिश्ता देखने गए तो लड़की होने वाले ससुर के सामने ही नहीं आ रही, कह रही है ये नामहरम है। इस मुल्क में रहते हैं यहाँ से लोग फनेटिक, वो सब जगह होते हैं। मगर आप तर्जुमानी करें, आके बताएं, अपने लिबरल लोगों को सामने लाएं। ये ममदानी तो मजहबी आदमी है, इसके साथ और जो मुसलमान लड़के लड़कियां हैं जिनको वो बड़ा आगे भी लेकर आया है, वो मॉडर्न लिबरल मेरी तरह के, आपकी तरह के लोग हैं। ठीक है, मैं अपने घर में नमाज पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं एक नबी को मानता हूँ, वो मेरा राती मामला है। मगर मैं जब ये बताता हूँ कि मैं टाइम स्क्वायर के ऊपर तरावी करवाऊंगा, हमने तो क्रिश्चियंस को नहीं देखा टाइम स्क्वायर पे खड़े होकर इबादत हजरत ईसा की करते हुए, या संडे की प्रेयर वहां हो रही हो। हमने तो किसी हिंदू को भी नहीं देखा कि वो टैक्सी पे खड़ा हुआ राम राम कर रहा हो। तो यही ड्रामे आप बंद करने होंगे। और यूरोप में तो बहुत बुरा हाल किया है, तो जनाब जो बोया वो तो काटना पड़ेगा। खैर, अच्छा पाक साहब, एक जो MQM इत्तेहाद के हवाले से कुछ वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पे देखी गई है, पाकिस्तान में भी, जिसमें ये जो है उनकी तकरीब में जो है बाबर गौरी साहब ने भी शिरकत की है, शमीम सिद्दीकी साहब ने भी। तो क्या इस हवाले से है कि ये फिर से एक हो गए हैं, क्या ये चल रहा है? देखें, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया, मगर मैं इस पार्ट को खा गया जानबूझ के। अच्छा। और जो वायरल आपके पास आया है, इत्तेफाक से वो लंदन MKM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर हैं। नाम लेके उनको टीज करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनका नाम है मोमिन खान मोमिन, और आपके इस्लामाबाद में रहते हैं आजकल। और मेरा उन पे इल्जाम ये है कि वो फौज से मिले हुए हैं। अच्छा। मारे भी बड़ी खाई हैं, बहुत पुराने सूखे हैं, उनकी सारी उम्र जेलों में और रेलों में कटी है।
मगर अब क्या कर रहे हैं, एमकेएम लंदन में है, जबकि नजरियाती तौर पे एमकेएम मतलब मेरे बचपन के दोस्त से मैं आप ये समझ लें, और मैंने उनके बहुत बुरे दिन देखे हैं, वो रुपोश रहे हैं, वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो पाकिस्तान की कभी नाक हुआ करती थी उसके सदर रहे हैं। तो उन्होंने तंजिया मुझे भी भेजा है, तो मैं उन्हें मुखातिब करके कह रहा हूँ कि मोमिन खान, आपने मुझे जो खबर भेजी है आपसे ज्यादा मालूमात मेरे पास है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, किसी ब्रिगेडियर के साथ कॉफी चाय पी रहे होंगे इस वक्त, तो बाबर गौरी और शमीम सिद्दीकी दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, दोनों वफाकी वजीर रह चुके हैं एमकेएम अल्ताफ हुसैन की क़यादत में। और ये शमीम सिद्दीकी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो आज एमकेएम पाकिस्तान के लीडर हैं, वफाकी वजीर हैं और एमएनए हैं, उनके सगे मामू हैं। अच्छा। और दोनों एमकेएम पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो एक अलग बहस है, और दोनों अलग कोने में बैठे हुए हैं, बच्चे वगैरह सबके यहीं पर रहते हैं। ये जो पीएजीएच है, साथ में एमकेएम के शमीम आतिफ और वो इमाम शहजाद जो एमपीए भी रहे वो भी वहां थे, लेकिन ये ह्यूस्टन जो है ना, मोर देन 70% उर्दू स्पीकिंग अहले कराची की आबादी ज्यादा है। पहले ये जो पीएचजीएच थी इसमें एक पाकिस्तान का तासुर नजर आया करता था, इसमें कुछ सिंधी भी हुआ करते थे जो अमेरिकन और यूरोपियन पाकिस्तानी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। अच्छा। यहां से पता चलता है कि आप कौम हैं या नहीं। आपको यहाँ पर जो नेशनल लेवल की तंजीम पार्टीज होती हैं और त्यौहार होते हैं, अब 14 अगस्त है, 23 मार्च है, ये मिसाल के तौर पे मार्का हक है, तो आप इनकी तकरीबात में यहाँ जाएंगे तो आपको भैयों और पंजाबियों के गिरोह मिलेंगे बस। यही सारा दिन आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, शाम को बैठ के खाने भी खाते हैं, एक दूसरे से शादियां भी करते हैं। अच्छा। बच्चों की, और एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी एक कमाल फैलाते हैं। तो ये पीएजीए जो बिगिनिंग से मैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा हूं, कभी एक्टिव कहना चाहिए ग्रुप का हिस्सा, तो इसमें पंजाबी भी बड़ी तादाद में थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, लड़ाई भी उर्दू स्पीकिंग और पंजाबियों के दरमियान थी, मगर जब ये लड़ाई थी तो पंजाबियों के साथ बहुत बड़ी तादाद में उर्दू स्पीकिंग भी जुड़े हुए थे। अच्छा। अब वो उर्दू स्पीकिंग की तादाद ज्यादा हो गई है, पंजाबी ज्यादा मिच्योर हो गए, मैं तो ये कहूंगा, या उनके तकाजे कुछ और हो गए। मिसाल के तौर पर सजाद बरकी ओवरसीज पीटीआई के चेयरमैन है जी। ये पीएचजी का बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करते थे। अब वो नमल और शौकत खानम के फंडिंग से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, वो पीटीआई भी सही नहीं चलाते हैं। मैं यहाँ नहीं कह रहा, उनके मुंह पे भी कहता हूँ, तो उनमें पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई सलाहियत नहीं है। बहुत हम्बल आदमी है, बहुत पॉपुलर आदमी है कम्युनिटी में, वो पीएजीएच के 2 बार सदर भी रहे, मगर अब कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो उर्दू स्पीकिंग नौजवान नस्ल वहां आई है ताजी ताजी, वो बड़ी एक्टिव है, ना तजर्बेकार लोग हैं, और उसमें अक्सरियत जो उर्दू स्पीकिंग के पंजाबी ना होने के बराबर है। सिंधी पहले ही नहीं आता, इक्का दुक्का जो पहले थे वो कट गए, और पश्तून भी एक आध कोई हो तो मुझे नहीं पता, मगर वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनते। सिंधी और बलोची और पश्तून ये अहम तरीन तकरीबात में भी चखने, सूंघने और खुशबू लगाने के लिए मिलते हैं। अच्छा। मतलब जैसे 1000 लोग जमा हुए हैं तो आपको 2 मिल जाएंगे, 8 पश्तून मिल जाएंगे, बलोची तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा कभी। तो ये भैया और पंजाबियों के ग्रुप है, तो वहां पर अब भैया भैया रह गए पीएचजीएच में, ऊपर से नीचे तक जितने भी ओहदेदार हैं वो सब भैया हैं। अच्छा। तो वहां पर तकलीफ हुई मार्का हक के लिए। अच्छा, ये टंडी में कम्युनिटी की टंडी में नहीं है, ये कम्युनिटी के नाम पर जमा करती है, इसे कहना चाहिए होल्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हम फिरका तस्वीरिया के लोग हैं ना, अफसर के साथ तस्वीर बनवाना, वजीर को घर पे बुला के खाना खिलाना, नॉन आदमी के साथ में बैठना, ये हमारा फखर है। क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, पैसा यहाँ लोगों के पास बहुत है।
क्या होगा, चलो यार बारबेक्यू कर लो, चलो यार किसी गार्डन में चल के बैठते हैं, क्योंकि मजहबी तौर पे कंजर्वेटिव भी है ना, तो खाने पीने इससे हटके कोई काम नहीं है। तो इनको इनके शौक को समझते हुए, अच्छा ये सब में मौजूद है, उर्दू स्पीकिंग में भी और पंजाबियों में भी, कि बड़ा अफसर, बड़ा दौलत वाला, उसके साथ खाना खाना है, तस्वीर बनवानी है, उसे अपने घर बुलाना है, उसके लिए पार्टी करनी है। तो वहां पर बाबर गौरी भी गए। अच्छा, बाबर गौरी के लिए मैंने कल ही कहा है कि वो फ्रेंड्स ऑफ कराची के नाम से एक सोशल क्लब चलाते हैं, अच्छा। जिसमें मेरा बड़ा एतराज है उन पर कि आप 11 साल, पाकिस्तान की तारीख में पहला फेडरल मिनिस्टर है जिसने जी। कंटिन्यू 11 ईयर जो है वजारत देखी और अपने पास, द मोस्ट सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए, शिपिंग की। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप कराची के हवाले से तो कोई काम करे ना, कम से कम। बिल्कुल। कराची में जो हालात हैं, मगर वो नहीं, क्योंकि अपने अपने सबके मजबूरियां हैं, तकाजे हैं, जरूरतें हैं, तो वो चले गए होंगे। तो दूसरी तरफ से वो एम के एम, ये तो बजाय कहते हैं मैं रिटायर हो चुका हूँ एम के एम से और सियासत से ही, मगर रिटायर कोई नहीं। छुट्टी ने, वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं है ये काफर मुंह को लगी हुई, तो उनके मुंह को तो लगी हुई है। अंदर अंदर क्या हो रहा है, हो सकता है एम के एम लंदन से ही जुड़े हुए हों, शमीम सिद्दीकी भी जुड़े हुए हों, वो शहजाद इमाम तो एमपी रहे हैं, वो नोन है, आतिफ शमीम नोन है। वहां पर मैंने कल जानबूझ के ही नहीं बताया था कि कौंसल जनरल से उठकर चला गया तकरीर करने के बाद, इसलिए कि वहां इमरान खान के हक में भी नारे लगे। और जनाब आतिफ शमीम साहब ने जी अल्ताफ से नारे लगाए, क्योंकि वो उनके बड़े खासू खास हैं और उस हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो वहां पर जब ये नारेबाजी सियासी मंजर को बनने लगा, तो कौन सा जनरल खामोशी से चुपके से निकल लिया। अच्छा, फिर मैं बता ही रहा था कि रोटी का कल्चर है ना, तो वो जो फ्रेंड्स ऑफ कराची है बाबर गौरी की, उनके पास 200-250 लोग हैं। अच्छा। क्योंकि 11 साल वजीर रहे हैं, जी। पैसे वाले भी हैं, ताकत भी है, अच्छा फिर बहुत हम्बल आदमी भी है। मतलब मुझसे, मैं अक्सर प्रोग्रामों में उनके हवाले से सियासी तनकीद करता हूँ, उनके लोग शदीद नाराज हो जाते हैं, मगर वो नहीं होते। मतलब उनके लोगों ने मुझे अपने ग्रुपों से निकाल दिया, और मुझे ये भी पता है बाबर गौरी ने निकलवाया, मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ। मगर मुझसे चिपट के मिलेंगे जब मिलेंगे, और कहेंगे नहीं आफाक भाई आप गलत कह रहे हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं। अच्छा। आफाक भाई कहते हैं, एहतराम करते हैं, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कभी माथे पे शिकन नहीं आएगी। आपसे अगर नाराज होंगे, अगर आप बीमार होंगी, तो आपके पास फौरन पहुंच जाएंगे, भले आपसे आप कितनी नाराज हो। तो उनमें रख रखाव है, तो लोग उनकी सुनते हैं। तो जो पार्टियां होती हैं शहर में, जितना बड़ा लीडर हो, बनने तो है ही नहीं, सब बाबर गौरी को फोन करते हैं कि बाबर भाई ये फंक्शन करना है। यहाँ तक के जो टैंपा में फील्ड मार्शल के लिए शो हुआ, उसमें भी बाबर गौरी की जरूरत पड़ी, और बाबर गौरी ने लोगों को बुलवाया। मार्का हक का पहला जो जलसा हुआ, जब 10 मई के फौरन बाद जो जश्न मनाया गया, तो मनाने वाला कोई और था, मगर लोग प्रोवाइड करने जो प्रोवाइड किए गए वो बाबर गौरी ने किए। अच्छा। और अभी एक शादी हुई एक अमीर आदमी के बेटे की या बेटी की, वहां गवर्नर भी आया हुआ था, जिसपे मैंने कहा वो किराए पे आया था। कोई कि भाई बड़े लोग आने चाहिए ना, पैसे है मेरे पास, तो तो दिखा रहा है कि भाई मेरे ताल्लुकात क्या है। तो उन्होंने बाद में एक मार्का हक के हवाले से एक प्रोग्राम किया, तो बाबर गौरी नहीं वहां पर, जिसपे मैं कहता हूँ, जिसपे बाबर भाई बहुत बुरा मानते हैं कि इंसानी ईंधन प्रोवाइड करते हैं बाबर गौरी। अच्छा। तो पीएचडी के वो जो हाल है वो मेरा देखा हुआ है, मैं तो बरसों से जानता हूँ। कोई 100-125 लोगों की कैपेसिटी का हाल है। 50 लोग अगर उर्दू स्पीकिंग पहुंच गए, वो सारे एमकेएम के नारे लगाने वाले लोग हैं, वो साथ हैं या नहीं है, तो उसको रंग दिया जा रहा है। एमकेएम लंदन फैला रही है, और वहां मुतालबा किया, जो सबसे अहम बात है, आतिफ शमीम ने या शहजाद, जो इमाम शहजाद जो एमपी रहे हैं, कि पीस नोबेल मिलना चाहिए फील्ड मार्शल को। एमकेएम जो बदतरीन मुखालिफ फौज की, जो फील्ड मार्शल के खिलाफ वो नोबेल दिलवाने की बात कर रही है फील्ड मार्शल को, तो इसका मतलब यह कि हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं कि हुजूर माफ कर दे, अब हमें भी मौका दे। बगैर तो काम नहीं होगा ना।
क्योंकि लड़ने की हिम्मत तो है ही नहीं किसी में, सड़कें तो कोई भर ही नहीं सकता, बगावत तो हो ही नहीं सकती। फ्रांस तो है नहीं ये, और या ये बांग्लादेश भी नहीं है, ये श्रीलंका भी नहीं है, और ये नेपाल भी नहीं है कि कोई शऊर और रहनी। वियतनाम की जंग, जब अमेरिका की वियतनाम में जंग हो रही थी, तो कोलंबिया के पहले चंद स्टूडेंट बाहर निकले थे, और फिर अच्छा। अमेरिका की सड़कें भर गई थी। आज भी जितने बड़े मुजाहरे हम यहूदियों को बुरा कहते हैं पाकिस्तान में बैठकर, जितने इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ यहूदियों ने यहाँ मुजाहरे किए, आप सोच भी नहीं सकती। तो बहरहाल, तो उसको मैं कोई इतना सीरियस नहीं लेता कि अच्छा पाकिस्तान, आज एक तो मैं ये थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, जो पाकिस्तान में क्राइम इश्यूज जा रहे हैं और हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले ही जो है एक बहुत बड़ा मर्डर केस हुआ है। पहले तो वहां से जो है ना उसको अगवा किया जाता है F61 सेक्टर से, फरूख अफजाल को, और उसके बाद जाके उनकी लाश अगले दिन जाके मिलती है मर्दान से। तो क्या ये पाकिस्तान में स्पेशली कैपिटल की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान नहीं है, इस बात को छोड़ के कि उनका मर्डर क्यों किया गया है, पहले तो कि उनके घर से उनको अगवा किया जाता है? मैं इस केस से वाकिफ नहीं हूँ। जिस तरह से आप बता रही हैं, जी, या तो ये अगवा बराए तावान का केस है, पैसे नहीं दिए गए, और पहले बहुत लोग इस्लामाबाद से उठ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर उठ के जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, छूट के आ चुके हैं, और दूसरा ये साफ पता चलता है एजेंसी उठा के ले गई। नहीं, इसके पीछे तो एक लड़की इन्वॉल्व थी ना, उसने उठवाया इनको, ठीक है, जिनके साथ इनके जो क्लैशेस चल रहे थे। कोई सिविल एक्टिविस्ट था, कोई सोशो पोलिटिकली एक्टिविस्ट आदमी था? नहीं, ये बस रियल्टर थे, रियल स्टेट का काम करते थे, लेकिन F61 आपको पता है छोटा मोटा बंदा नहीं रहता। खेल है, औरत का खेल है। क्या नाम है, देखें, जब जिस मुल्क में रिट ना हो, जहां कोई रियासती निजाम ना हो, जहां गुर्बत बेतहाशा बढ़ रही हो, जी, जहां एजुकेशन रेट गिर रहा हो बढ़ने के बजाय, 3.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे भी स्कूलों से बाहर हैं, 1.25 करोड़ 90 लाख बताए जाते हैं, मगर मेरा डेटा भी ये कहता है कि सिर्फ पंजाब में 1.25 करोड़ बच्चा बाहर है। नफसियाती उलझने तो यहाँ बढ़ रही है ना महंगाई की वजह से। मैंने आपको नहीं बताया कि आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में 3.8 आफ्टर लॉन्ग टाइम, शायद 3-4 साल के बाद 3.8, कयामत है ये। लोग परेशान है, इसीलिए जंग का खात्मा चाहते हैं ना, कि किसी सूरत से निपट जाए ये मामला, और कोई लेड हो के सारा कुछ जो भी हो। तो अब तशद्दुद बढ़ता है इससे, जब जब गुर्बत बढ़ेगी, जब नफसियाती मसाइल बढ़ेंगे, तो फिर उसकी एक राह नहीं होती। फिर आपके मुल्क में तो कोई रेट भी नहीं है ना, और जो पैसे वाला है वो तो शिते बेमुहार होता है। देखिए, अमेरिका यूरोप में जो मेरी लर्निंग है, मुझे फिर लोग बुरा कहेंगे, अमेरिका में और यूरोप में बड़े पैसे वाले आदमी की निशानी पता है क्या है? जितना हम्बल होगा समझ ले उतना अमीर है। और आपके क्या निशानी है? अकड़ आ जाती है, ताव देगा, अकड़ा के चलेगा, बंदे लेके चलेगा, और लोगों को धमकियां दे रहा होगा, उठवा लेगा, फिकवा देगा। अच्छा, ये सदियों से है, अब बढ़ गया है। अब ताकत का मुजाहरा बड़े पैमाने पर होने लगा है। तो इसको इसी देखें, अभी मैंने कल भी जिक्र किया था कि 2 मर्डर हुए हैं पश्तून के, आपके पिंडी में ही हुए ना वो। जी आफाक साहब, उस पर भी बात करना चाहूंगी मैं आपसे, तो कि वो उसको एट दी एंड के वो जिरगा भी बैठा उस केस में, ठीक है। पहले तो 1300 रुपए पे वो केस बनता है, मर्डर हो जाता है, और उसके बाद जो जिनका मर्डर होता है उनके जो वर्सा थे, ठीक है, वो जाके दूसरी पार्टी के वो जिस कातिल था उस लड़के को उठा के ले जाते हैं, और उस पे बेइंतहा तशद्दुद करके उसको भी कत्ल कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि पुलिस जो है वो जैन शाह की जो है ना मैयत, वो तो उनके वर्सा के हवाले करती है, लेकिन पहले जो है सिराज महसूद की मैयत नहीं थी, उनके वर्सा के हवाले करे। इनफैक्ट उनकी फैमिली की जो खवातीन वगैरह थी उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसकी डिटेल में नहीं जाना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब मुल्क में रिट खत्म हो जाती है, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, अदालतों जब पता हो कि ये चोर है, ये क्लाउन है, ये स्टूज है, और ये सर्कस लगाया हुआ है जी, तो ताकतवर आगे बढ़ता है। अब जो आज की सबसे बड़ी खबर,
हमने डिस्कस नहीं की कि एक औरत पकड़ी गई है कराची में कि जी अरबों बिल्कुल रुपए की कोकीन के साथ, और वो जी कहती है कि तुम में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और आप ये देखें, उसे बगैर हथकड़ी के पेश किया गया और 15 और साल अब से वो कह ये रहे हैं काम कि कर रही थी। वो गलती इन्वेस्टिगेशन होगी। ये इन्वेस्टिगेशन के ड्रामे का मतलब ही है कि मामले पे मट्टी डाली जाएगी। वो दौलत वाली है, पूरी पुलिस मिली हुई होगी हमेशा डीएसपी की से। वाइफ है वो सर, जी, डीएसपी की वाइफ है वो। अंदाजा लगा लें। अच्छा, ये पुलिस वाले पाकिस्तान में हम्म एक तरफ सीटीडी के नाम पर डाकू बना के लोगों को मार रहे हैं, देखें, हम्म होंगे डाकू, मगर इंसानियत ये बताती है, रियासती निज़ाम ये बताते हैं, मज़ाहिब ये बताते हैं, अखलाकियात ये बताती हैं कि आप मुजरिम को जब मुजरिम कहेंगे जब कोर्ट सजा सुना देगी। जी मुलजिम को आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आएंगे, हम्म आप खुद फैसला नहीं करेंगे। मगर इस मुल्क की बदनसीबी है, मेरे घर में बैठकर पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने चाय पीते हुए बड़े फखरियत ने कहा कि ये 92 का जो ऑपरेशन हुआ कराची में एमक्यूएम खिलाफ, ये तो हमारी स्टेट की पॉलिसी थी कि एमक्यूएम के नाम पे लड़का नजर आए वहीं फड़का दो। बाद में 2000 के बाद मुख्तलिफ आईजीज ने बयान दिए कि हाँ ये स्टेट की पॉलिसी थी। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को जिनका एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्हें गलियों में दौड़ा दौड़ा के मारा गया। वो रोते थे, चीखते हुए भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे कि खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। किसी ने दरवाजा नहीं खोला और पीछे से बस मारे। ये कश्मीर की बातें करते हैं, कश्मीर में बर्बरियत होती है। इनकी ब्रुटलिटी की दास्तानें जब तारीख में लिखी जाएंगी तो ये पूरा खित्ता शर्मिंदा होकर रह जाएगा कि ये एक कैसा खित्ता है। देखें, मैं तो वो बातें बता रहा हूँ, मुझ पे फौरन इल्जाम लगा। अच्छा, मेरे जानने वालों को पता है, जो मुझे जानते हैं, कि मैं 18 साल एमकेएम की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सका। मुझसे अच्छा इतनी नफरत करते हैं ये एमकेएम वाले। मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो सच है मैं वो बताऊंगा। हामिद मीर ने नेशनल टेलीविजन जियो पर बैठकर बताया, ये 2014 के बाद 15 के बाद जो ऑपरेशन हुए हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हुआ और एमकेएम के, नवाज शरीफ साहब के दौर में चाहिए। नवाज शरीफ जो है ना, बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनता है, जब हुकूमत आती है फौज से मिल जाता है, फिर वही हुकूमत इन्हें जूते मार के निकालती है। हामिद मीर ने टेलीविजन पर बैठ के बताया कि जब आप लड़कों को कराची से उठाकर मारेंगे और साथ में कहेंगे कि हाँ तेरी माँ हिंदुस्तान गई थी तब पैदा हुआ था तू, और तू लगा नारा जय हिंद का, और तू फलाने हिंदू फलाने की पैदाइश है, मोहनदास की और राम की, मुझे एग्जैक्टली वर्डिंग याद नहीं है, यह हामिद मीर ने बताया है। अब ये बताइए, मेरे जैसा इम्पार्शियल आदमी जो एमकेएम की वजह से 18 साल पाकिस्तान नहीं जा सका और एमकेएम शदीद नफरत करती थी, यहां पर मुझे धमकियां दी जाती थी, और अभी भी सारे मैंने बताया कि मेरा बचपन का दोस्त डिप्टी कन्वीनियर है और आज तक अल्ताफ हुसैन से मेरा इंटरव्यू नहीं होने देते। खैर कर ना, मैं वो आदमी हूं जिसने नाजिया हसन मरूमा और अल्ताफ हुसैन के ताल्लुकात डिस्क्लोज किए थे। अच्छा मैंने बताया था दुनिया को, वहां से नफरत फैली। मैं वो आदमी हूं कि नवाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुझे इंटरव्यू देते हुए जेएफके पर एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया। मेरा जुर्म यह है, भाई मैं तो सहाफी हूं। वो पाकिस्तान में आपके जंग अखबार के तमाम एडिशनों की लीड स्टोरी थी मेरे नाम से। वो इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर का, मैंने किया था। तो मैं तो वो गुफ्तगू करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, जो मैं देखता हूँ, जो मेरा तजर्बा कहता है, जो मेरी जितना भी मेरा इल्म है, कम इल्म आदमी हूं मैं, मगर जितना भी समझ है, मेरा विजन है, उसके मुताबिक। तो मुझ जैसे आदमी को ये गुस्सा आता है सोच सोच के कि आपने गलियों में दौड़ा दौड़ा के लड़के मारे। मेरे घर में बैठ के वो वजीर दाखिला जिसने ऑपरेशन किया मेरे घर में बैठकर कहकर गया, तो मैं डिनाई कर दूं और मैं तालियां बजाऊं, वो कहूं कि अच्छा हुआ जी एमकेएम के लोगों को मारा। वो इंसान नहीं थे। और
पाकिस्तान के खिलाफ। मैं ये बात कैसे मान लूं कि आपका नजरियाती इख्तिलाफ है अल्ताफ हुसैन से, तो आप वो स्विच ऑफ कर दें कि भाई तुम फारिग, उनके लोगों को उठा के मारना पीटना शुरू कर दें, उनके कब्जे कर दें, उन्हें निकाल दें, रातों रात 3 तंजीमें बना दें। तो यार क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? एक तो ये जिस तरह बना वो भी सब साबित हो गया है, मगर बन गया है। अगर नाजायज तजावजात पर मस्जिद बन जाती है, जब आप उसे नहीं गिराते तो उसे पाक तो रहने दें, उसे साफ तो रहने दें, वहां लोग को नमाज पढ़ लेने दें। अब एक जगह बन गई है, तकसीम हो गई है, हमें हिंदुस्तान के साथ भी मिलकर रहना चाहिए। हमें अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने अमन के लिए, अपनी खुशहाली, अपनी एजुकेशन, अपने मामलात के लिए काम करना चाहिए। हम कोई निज़ामी नहीं आने देते। आज एमके में कल जनाब पीटीआई थी तो नवाज शरीफ को तुन के रखा हुआ था, जरदारी को तुन के रखा हुआ था। अब जरदारी को नवाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान को भी तुन के रखा हुआ है। अब जनाब अल्ताफ हुसैन को तुन के रखा हुआ है। इसी फौज ने 10 साल तक मुशर्रफ के दौर में इसी एमकेएम के साथ काम किया और पीपल्स पार्टी को मारा इनके साथ मिलकर। मशहूर है ना मुशर्रफ का मुक्का कि कराची में हमने ये कर दिया और वो कर दिया, फलाना कर दिया। मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था, इत्तेफाक से उस वक्त भी कनाडा के रास्ते में था, मैं लाइव देख रहा था टेलीविजन पर, तो मैंने बहुत सारे मनाजिर देखे थे। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अच्छा वो जिक्र कर दिया आपने, प्रोग्राम लंबा हो गया है। जी जी। जब करा ये तहरीक अदलिया बहाली के दौर की बात है, क्योंकि मुशर्रफ के खिलाफ थे पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी जमातें। एमकेएम मुशर्रफ के साथ जुड़ी हुई थी। तो इफ्तिखार चौधरी जो तहरीक बहाली अदलिया के हीरो हैं, जो बहुत करप्ट आदमी थे, जिनकी वापसी से बहुत नुकसान हुआ अदलिया को, उन्होंने कराची आना था तो ये था कि इनको घुसने नहीं देंगे, और वहीं लड़ाई हुई थी। कोई 40, 45, 50 लोग मारे गए पीपल्स पार्टी के, एमकेएम के भी मरे और काफी लोग मरे। कोई 60 कहता है, कोई 65 कहता है। आपस की लड़ाइयों, बाकायदा फायरिंग हुई। तो मैंने 3 दिन पहले एमकेएम के एक लीडर को, जो बहुत बड़े लीडर हैं आज भी, उन्हें फोन किया, जो मेरे पुराने दोस्तों में भी शामिल हैं वो, मगर हमारा नजरियाती तौर पे शदीद इख्तलाफ है। तो मैंने कहा आने उसके रास्ते की रुकावट ना बनना। ये फौज तुम्हारे गले में फिल्म बांधेगी, याद रखना, तुम्हारे हाथों करवाएगी, और ये मुकदमे भी बाद में तुम पे बनने हैं। तो उनका तारीखी जवाब था। इससे अंदाजा लगा ले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का तारीखी जवाब बता रहा हूं, जो पब्लिक को नहीं पता, आज मेरे मुंह पे आ गया है। उन्होंने कहा आफाक, एक तरफ खड है, एक तरफ खाई है, कहाँ जाए? मतलब ये कि अगर रोकेंगे तो मुसीबत है हमारी, नहीं रोकेंगे तो ये हमें वैसे मारेंगे। तो इस तरह से कौमें थोड़ी बनती हैं और चलती हैं। तो खैर बहुत प्रोग्राम लंबा हो गया, काम करते हैं जी, काफी लंबा हो गया। तो नाज़रीन मिलते हैं कल नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। अब तक के लिए मुझे और फाक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।